हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बेटा मेरा है तुम्हारा नहीं। रचना आज बहुत ही दुखी थी। वो माँ बनने वाली थी, पर वो ये बच्चा नहीं चाहती थी। जब ये बात उसके पति आकाश को पता चली तो वो बहुत ही खुश हुआ, पर जब रचना ने कहा कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए और रोने लगी तो आकाश ने उसे बहुत समझाया। आखिर वो समझा समझा कर थक गया, पर रचना अपनी जिद पर अड़ी रही और आकाश उसके सामने हार गया। पर उसने मन ही मन कुछ सोचा और ये बात अपनी सास अस्मिता को बताई। उसे पूरा विश्वास था कि रचना की माँ अस्मिता उसे जरूर समझाएगी। जब रचना अपनी माँ अस्मिता से मिलने आई तो उन्होंने प्यार से रचना से कहा, बेटा, मैंने सुना तुम माँ बनने वाली है, पर तू ये बच्चा नहीं चाहती, इसलिए गर्भ गिराने का सोच रही है। रचना ने ये सुन हैरानी से कहा, मम्मी, आपसे ये सब किसने कहा? ये बात आपको आकाश ने बताई है ना? अस्मिता ने कहा, दामाद जी ने मुझे बताकर कोई गलत काम नहीं किया है। वो खुद भी ये बच्चा चाहते हैं और माँ बनना हर औरत के लिए सौभाग्य की बात होती है, और तुम गर्भ गिराने की बात कर रही हो। रचना ने कहा, मम्मी, मुझे अभी अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। मेरा नया नया बिजनेस है, उसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है। बच्चा तो बाद में भी पैदा कर सकते हैं, पर पहले कैरियर जरूरी है। मुझे अभी 3 साल तो बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा होने के बाद उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और कम से कम मुझे 2 साल घर में ही रहना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहती। अस्मिता ने कहा, देखो रचना, मैं जानती हूँ तुम्हारा नया बिजनेस है और वो बहुत ही अच्छा चल भी निकला है। तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो काम तो रुकने से रहा। दामाद जी है और तुम्हारा मैनेजर भी है, वो सब संभाल लेंगे, और तुम फोन पर सब संभालते रहना, कोई नुकसान नहीं होगा। और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो तुम उसे मेरे पास छोड़ दिया करना, मैं उसे संभाल लूंगी। तुम्हें गर्भ गिराने की कोई जरूरत नहीं। काश तुम्हारे सास ससुर जीवित होते तो वे सब संभाल लेते, पर खैर, बच्चे के बारे में सोचो बेटी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। रचना ने कहा, पर मम्मी, अस्मिता ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो रचना। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने तुम दोनों भाई बहन को कभी किसी बात के लिए नहीं रोका, कभी अपनी इच्छाएं तुम पर नहीं लादी। हमेशा तुम दोनों ने अपनी मर्जी से जीवन जिया। तुम दोनों को मैंने अपने हिसाब से जीने की पूरी आजादी दी। रचना ने कहा, पर मम्मी, हमने उस आजादी का कभी गलत फायदा भी तो नहीं उठाया। अस्मिता ने कहा, हाँ, नहीं उठाया, पर आज तुम ये गलत काम कर रही हो। तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है, बाकी तुम दोनों पति पत्नी की मर्जी। अब अपने भैया भाभी को ही देख लो, शादी को 8 साल हो गए हैं और दोनों बच्चे के लिए तड़प रहे हैं। न जाने कितने डॉक्टरों को बता चुके हैं, 2 बार IVF भी करवा चुके हैं, पर अब तक माँ बाप बनने का सुख से वंचित हैं। और एक तुम हो जिसे माँ बनने का मौका मिल रहा है तो उसे गवा रही हो। रचना ने बेरुखी से कहा, मुझे चाहे कुछ भी कहो, अभी बच्चा मुझे नहीं चाहिए। मैंने ये बात आकाश को भी समझाई, पता नहीं उसने आपसे क्यों कहा। अच्छा ही होता आकाश को ये बात ना बताकर चुपचाप ही मैं ये गर्भ गिरा देती। गुस्से से रचना अपने घर चली गई। अस्मिता को बहुत ही बुरा लगा। वो बैठे बैठे अतीत में खो गई। आज से 12 साल पहले पति की मौत हो गई। पति की सरकारी नौकरी थी। पति की मौत के बाद उससे मिलने वाली पेंशन से जैसे तैसे गुजारा किया। पति की जगह अनुकंपा नियुक्ति में मिलने वाली नौकरी को भी ठुकरा दिया, सिर्फ ये सोच कि बच्चे अभी छोटे हैं, माँ के बिना कैसे रहेंगे। बच्चे बड़े हुए तो अपने निर्णय खुद लेने लगे, पर यह जरूर था, निर्णय लेने से पहले अपनी माँ से सलाह जरूर लेते, और अस्मिता उन्हें अच्छा बुरा सब समझाकर निर्णय उन पर छोड़ देती। अस्मिता का बेटा योगेश बचपन से ही सीधा था, जबकि रचना तेज, महत्वाकांक्षी और जिद्दी। कॉलेज के दिनों में योगेश को पूजा नाम की लड़की से प्रेम हो गया। सबकी रजामंदी से पूजा और योगेश ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों ही बेहद खुश थे। पूजा के पिता का बहुत बड़ा कारोबार था। नागपुर में उनकी 2 फैक्ट्रियां थी।
पूजा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। शादी के बाद योगेश ससुराल में ही रहने लगा, पर रोज ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से घर लौटने के पहले अपनी माँ अस्मिता से जरूर मिलने आता। छुट्टी वाले दिन पूजा और योगेश सारा दिन अस्मिता के साथ ही बिताते। अस्मिता बेटे बहू की तरफ से निश्चिंत थी। रचना ने भी आकाश से लव मैरिज की थी। शादी के 2 साल तक आकाश एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर अच्छी तनख्वाह में काम करता था। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खुद का 2 BHK फ्लैट था, गाड़ी थी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी। शादी के 6 महीने बाद ही आकाश के पिता की मौत हो गई और इस सदमे में माँ बीमार रहने लगी। 6 महीने बाद वो भी चल बसी। आकाश अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। सास ससुर की मौत के बाद घर में बस दोनों पति पत्नी ही रह गए थे। रचना भी नौकरी करती थी, अच्छा खासा कमाती थी, पर रचना को संतुष्टि नहीं थी। वो चाहती थी कि अपने भाई जैसे वो उसका भी अपना अच्छा खासा बिजनेस हो। वो उस 2 BHK में नहीं बल्कि एक आलीशान से बंगले में रहना चाहती थी। उसे अपने लिए एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए थी, नौकर चाकर चाहिए थे। ये सोचकर उसने अपना बिजनेस शुरू किया और इसमें उसकी मदद उसके भाई योगेश और योगेश के ससुर जी ने भी की। बिजनेस अच्छा खासा चल निकला, पर रचना अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहती थी। वो बहुत मेहनत भी कर रही थी और वो समय नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए बच्चा भी नहीं चाहती थी। पर आकाश बच्चा चाहता था। आकाश रचना से बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर बात भी मानता था, पर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इस वजह से वो अस्मिता के पास आया था, पर माँ बेटी से नाराज हो गई और चली गई। अस्मिता अपनी सोच से बाहर आई। उसने सोचा क्यों ना पूजा से बात की जाए और उन्होंने पूजा को कॉल कर घर आने को कहा। कुछ देर में पूजा और योगेश दोनों ही घर आ गए। रचना अपने भाई भाभी को बहुत मानती थी। वो भाई भाभी की बात नहीं टालेगी, इस बात को अस्मिता अच्छे से जानती थी। अस्मिता ने सारी बातें दोनों को बताई तो दोनों ने कहा वे आज ही रचना से बात करेंगे। दोनों रात को रचना के घर गए। जब पूजा ने रचना को समझाया तो रचना ने कहा, भाभी आप मम्मी और आकाश को समझाएं, मुझे अभी कितने काम हैं, मैं बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। पूजा ने बड़े प्यार से रचना को समझाया और गर्भ ना गिराने की सलाह दी। तो रचना ने चिढ़कर कहा, भाभी मुझे लगा था आप और भैया मेरा साथ देंगे, पर आप दोनों तो माँ और आकाश के साथ थे। पूजा और योगेश कुछ देर बाद वहां से चले गए, पर रचना अपनी जिद पर अड़ी रही। सब बेहद ही दुखी थे। अगले दिन सुबह फोन की घंटी बजी। फोन पूजा का था। उसने रचना को मिलने आने को कहा। जब रचना पूजा से मिली तो पूजा ने कहा, तुम एक काम कर सकती हो जिससे तुम्हें गर्भ भी नहीं गिराना पड़ेगा। रचना ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? पूजा ने नम आंखों से कहा, देखो मैं और योगेश कब से माता पिता बनना चाह रहे हैं। 2 बार IVF भी करवा चुके हैं पर फेल रहा, इसलिए हम चाहते हैं तुम ये बच्चा हमें दे दो। ये सुन रचना ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाभी, मुझे कोई एतराज नहीं, पर आकाश मानेगा इस बात से? पूजा ने कहा, आकाश से योगेश बात कर लेंगे। रचना बहुत खुश थी। अपनी भाभी को उसने गले से लगा लिया। आकाश थोड़ा नाराज जरूर हुआ, पर बाद में वो भी इस बात के लिए राजी हो गया। अस्मिता ने रचना को बहुत समझाया तो रचना ने कहा, माँ मेरा बच्चा मैं किसी पराये को तो नहीं दे रही, घर के घर में ही जा रहा है, कम से कम वो बच्चा जीवित तो रहेगा, इस बात की तो खुशी मनाओ और भैया भाभी को संतान का सुख मिल जाएगा। अब अस्मिता क्या कहती, चुप रही। रचना कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली गई और उसने बेटे बिट्टू को जन्म दिया। रचना ने अपने बेटे को पैदा होते ही पूजा की गोद में डाल दिया। योगेश ने कहा, कानूनी कार्यवाही हम बाद में कर लेंगे, तो रचना ने भी कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, जब समय हो तब कर लेना। 1 महीने बाद ही रचना ऑफिस जाने लगी थी। कुछ दिनों के बाद उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। इस वजह से रचना काम में बहुत ही व्यस्त हो गई। अपने भैया भाभी से मिले 2 महीने बीत गए और ना ही फोन पर कोई बात हुई। एक दिन पूजा ने ही रचना को कॉल किया तो रचना ने कहा, भाभी बच्चे में आप कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गई,
2 महीने से कोई कॉल ही नहीं किया, नहीं तो आप पहले 8-10 दिन में एक बार कॉल कर ही लेती थी। पूजा ने कहा, व्यस्त मैं नहीं, आप हैं। आप सारा दिन ऑफिस में काम करती हैं, शाम को थकी हुई घर आती हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि क्यों आपको कॉल कर फालतू परेशान करूं। रचना ने कहा, अरे भाभी, परेशानी वाली बात कोई नहीं है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं। और बिट्टू कैसा है? पूजा ने कहा, बिट्टू अच्छा है, 3 महीने का हो गया है। तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं, हम सब बहुत खुश हैं। बिट्टू के आने से घर में एक रौनक सी आ गई है। उसके नाना नानी तो उसे छोड़ते ही नहीं, सारा दिन उसके साथ खेलते रहते हैं। और योगेश योगेश तो दफ्तर से न जाने दिन में कितनी बार कॉल करते हैं। आजकल तो घर भी जल्दी आ जाते हैं। हम तीनों रोज रात को वॉक पर भी जाते हैं। तुम्हारे बेटे बिट्टू के आने से हमारे जीवन में बाहर आ गई है रचना, थैंक यू। तभी बिट्टू के रोने की आवाज सुनाई दी तो पूजा ने फोन रख दिया। रचना ने कहा, भाभी भी ना कुछ भी कहती है, अब बिट्टू कौन सा मेरा बेटा है, जब मैंने उन्हें दे दिया तो अब उनका बेटा हुआ, पर भाभी जब तक यही कहती है, आपका बेटा। बड़बड़ाते हुए रचना अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद रचना ने अपना मोबाइल चेक किया, जिसमें देखा पूजा ने बिट्टू की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो भेजी है, जिसमें पूजा और योगेश दोनों बिट्टू के साथ बहुत खुश है। रचना बिजनेस के सिलसिले में विदेश चली गई कुछ दिनों के लिए, पर पूजा अधिकतर बिट्टू की तस्वीरें और वीडियो भेजती, जिन्हें देख रचना बहुत खुश होती। विदेश से जब रचना लौटी तो बिट्टू के लिए बहुत सारे खिलौने और कपड़े भी लेकर आई। अगले ही दिन रचना अपनी भाभी पूजा से मिलने पहुंच गई। पूजा को रचना देख बहुत खुश हुई। रचना ने खुशी से कहा, भाभी, मुझे बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, अगले 1.5 साल तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। तभी बिट्टू को लेकर पूजा की मम्मी वहां आ गई। रचना ने बिट्टू को गोद में लेना चाहा तो वो रोने लगा। रचना बैग में से बिट्टू को खिलौने और कपड़े निकाल कर दिखाने लगी, फिर भी बिट्टू रचना के पास नहीं आया। बिट्टू के जोर जोर से रोने पर पूजा की मम्मी उसे बाहर ले गई। पूजा ने कहा, वो क्या है बिट्टू, किसी भी अजनबी के पास नहीं जाता, किसी भी अजनबी को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। यह बात रचना के मन में कांटे की तरह चुभी। मन ही मन उदास हो गई और सोचने लगी, मैं उसकी माँ हूँ तो अजनबी कैसे हुई। कितने अरमान से कपड़े लेकर आई थी, सोचा था उसे खुद अपने हाथों से पहनाऊंगी, पर सब धरे के धरे रह गए। कार में बैठ भाई भाभी और बिट्टू के फोटो वीडियो देख मन बहुत दुखी हो गया। आज अपने बच्चे से दूर होने का एहसास क्या होता है, अंदर तक उसे छलनी कर गया था। वो अपने घर न जाकर अपनी माँ के घर गई। रचना को उदास देख अस्मिता ने पूछा तो वो रो पड़ी और बोली, माँ, मैं अपने बच्चे के लिए अजनबी कैसे हो गई, वो मेरे पास भी नहीं आता, कितना मन होता है मैं उसके साथ खेलूं। अस्मिता ने कहा, देख बेटी, फैसला तेरा था, तूने उसे अपने भाई भाभी को दिया, तू हमेशा अब बिट्टू के लिए उसकी बुआ रहेगी, माँ कभी नहीं बन सकेगी। इसलिए यह सब सोचने से और दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। अब रचना ने अपने मन को समझा लिया। आकाश और रचना में एक दूरी सी आ गई थी। आकाश अब अधिकतर घर देर से आता, रचना से ज्यादा बात भी नहीं करता। अपने बेटे के वीडियो और तस्वीरें देख रचना मन ही मन दुखी होती। पूजा रचना को रोज कोई ना कोई वीडियो भेजती, किसी में बताती कि अब बिट्टू अन्न खाने लगा है, किसी में दिखाती कि बिट्टू घुटने के बल चलने लगा है। ये सब देख रचना की तड़प और बढ़ जाती। अब उसे लगने लगा था उसने क्या खोया है। एक दिन रचना को पता चला बिट्टू की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। यह सुन रचना भागती हुई अस्पताल पहुंची। अंदर कमरे में नर्स और डॉक्टर सभी मौजूद थे। बिट्टू को देख वो रो पड़ी और पूजा से पूछा, क्या हुआ बिट्टू को। पूजा ने कहा, 3 दिन से बुखार आ रहा था, अच्छे से खा पी भी नहीं रहा था, इसलिए आज डॉक्टर को दिखाने आए तो बताया उसे डेंगू हो गया है, पर चिंता की कोई बात नहीं। रचना सोचने लगी, 3 दिन से बच्चा बुखार में पड़ा हुआ था और भाई भाभी ने ध्यान तक ना दिया। इनका खुद का बेटा होता तो ये इतनी लापरवाही ना करते, सोचकर मन नफरत से भर गया। रचना उस रात अस्पताल में ही रुक गई। पूजा ने उसे घर जाने को भी कहा, पर वो नहीं मानी। अगले दिन डॉक्टर ने बिट्टू को आईसीयू में रखा। इस वजह से डॉक्टर ने सिर्फ माँ को ही अंदर जाने की इजाजत दी। रचना ने डॉक्टर से बात कर अंदर जाना चाहा तो डॉक्टर ने कहा, सिर्फ माँ को ही परमिशन है,
क्योंकि बच्चा छोटा है और माँ के बिना नहीं रह सकता। ये सुन रचना बौखला सी गई। माँ तो वो है, फिर उसकी जगह और कोई कैसे ले सकता है। आईसीयू के बाहर से ही बिट्टू को देखती रही। उसकी ममता उसे गोद में लेने और सीने से लगाने को तड़प उठी थी। 3 दिन बीत गए। आकाश भी रोज अस्पताल आता था। रचना एक पल के लिए भी अस्पताल से नहीं हिली। अपने बेटे को उसने एक पल के लिए भी आंखों से दूर नहीं होने दिया। अगले दिन डॉक्टर ने बिट्टू को डिस्चार्ज करने को कह दिया। उस समय अस्पताल में अस्मिता, आकाश, योगेश, पूजा और रचना मौजूद थे। अचानक ही रचना बिट्टू के पास आई और उसे गोद में ले बोली, भाभी, मैंने बिट्टू को जन्म दिया है। वो मेरा बेटा है, अब वो मेरे साथ रहेगा। पूजा ने कहा, बिट्टू तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? 6 महीने मैंने उसे पाला पोसा है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। रचना ने रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बेटा आपको नहीं दूंगी, क्योंकि आप उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर रही है। पूजा ने गुस्से से कहा, तो बिना देखभाल के बिट्टू 6 महीने का हो गया। रचना ने कहा, भाभी, बेटा मेरा है, तुम्हारा नहीं, इसलिए बिट्टू अब मेरे साथ ही रहेगा और ये मेरा फैसला है। पूजा ने कहा, तो तुम्हारे कारोबार का क्या होगा? कौन देखेगा उसे? रचना ने कहा, आप उसकी चिंता ना करें, आकाश सब देख लेंगे, पर बिट्टू को अब मैं एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करूंगी। दोनों ननंद भाभी में बहस होने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों को कैसे समझाए। योगेश ने पूजा को कहा, ले जाने दो इसे बिट्टू, वो उसी की अमानत है, और पूजा को कार में बैठाकर घर ले गया। पूजा आंसू बहाकर रह गई। अस्मिता को बहुत दुख हुआ। आकाश और रचना बिट्टू को लेकर घर आ गए। 3 दिन बाद आकाश ने रचना से कहा, मुझे बहुत खुशी है, तुम्हें देर से ही सही माँ की ममता का एहसास तो हुआ। रचना ने कहा, मुझे माफ कर दो आकाश, सच में मैं गलत फैसला लेने जा रही थी। अच्छा हुआ मैंने बिट्टू को जन्म दिया। आकाश ने कहा, पर तुमने इन सब में एक और माँ का दिल दुखाया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसमें भैया भाभी की क्या गलती थी? तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। रचना ने कहा, दिल तो मैंने उनका बहुत दुखाया, पर किस मुंह से माफी मांगू? मैं अपने बेटे को अब अपने से दूर नहीं कर सकती आकाश। आकाश ने कहा, चलो हम उनके पास चलते हैं, उनसे माफी मांगते हैं, वे जरूर हमें माफ कर देंगे। रचना और आकाश पूजा और योगेश से मिलने गए। वहां अस्मिता भी मौजूद थी। रचना ने हाथ जोड़ अपनी भाभी और भैया से माफी मांगी और उन्होंने उसे माफ भी कर दिया। साथ ही साथ ये भी बताया कि पूजा माँ बनने वाली है। उन्होंने तीसरी बार जो IVF करवाया था वो सफल रहा। ये सुन सब बहुत खुश हुए। रचना ने भगवान का धन्यवाद दिया और कहा, सच में माँ बनना सौभाग्य की बात होती है और मैं अनर्थ करने जा रही थी। और भाभी को भी संतान सुख दे दिया, नहीं तो मन में हमेशा एक दुख रहता। रचना और आकाश घर आ गए। आकाश ने योगेश और पूजा को कॉल कर धन्यवाद दिया और कहा, आप दोनों ने मेरी इस योजना में मेरा साथ दिया, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। पूजा और योगेश ने कहा, हमें खुशी है कि रचना को ममता का महत्व समझ आया और आप दोनों का जीवन फिर से खुशियों से भर गया, और हमें ये बात कभी किसी से नहीं कहेंगे, ये हमारा वादा है। आकाश बहुत खुश था। दरअसल जब रचना जीत पर अड़ी थी कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, तब पूजा, योगेश और आकाश ने यह प्लान बनाया था। उन्हें यकीन था कि बच्चे को देख एक न एक दिन रचना का दिल जरूर पिघलेगा। इसलिए पूजा अधिकतर बिट्टू के वीडियो तस्वीरें उसे भेजती, जिससे उसकी ममता जागे और वो बिट्टू को पाने के लिए तड़प उठे। और उनका प्लान सफल भी हुआ। साथ ही साथ पूजा IVF प्रोसीजर भी करवा रही थी, जिससे वो मां बन सके। कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।